how are you enjoying the onset of dictatorship in India? Are you enjoying it? लोकतंत्र की जो मौत हो रही है उसके बारे में क्या लगता है आपको? परमादरणीय राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी सवेरे 9:30 बजे। सर आए 10:30 बजे। कई बार ऐसा होता है कि रात को किसी पदार्थ का सेवन अधिक मात्रा में कर लो तो प्रातः काल में शीतल जल के नीचे अधिक समय तक खड़े रहना पड़ता है। कुछ लोग सुबह में 7 बजे भी कोहनी के भीतरी हिस्से वाली मोटी नस में सिरिंज मार लेते हैं, या व्यसन जो है उनका मोटे ज्वाइंट का हो तो आंखों की लालिमा उतरने में भी समय लग सकता है। तथापि मैं यह समझने में अक्षम हूँ कि राहुल जी ने तो सारे पत्रकार अपने ही बुलाए थे, जिसके प्रश्न क्या आपको डराया जा रहा है राहुल जी, क्या आपको संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, आपको और सोनिया जी को ईडी द्वारा बुलाए जाने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं आदि थे, तो फिर आंखें लाल हो या हरी क्या अंतर पड़ जाएगा। समय से आ जाते तो हमारा वीडियो भी 1 घंटे पहले आ जाता। आरंभ करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने का आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि जिस गति से मिथ्या का प्रसार होता है उसको काटने के लिए तथ्यों को उससे अधिक तीव्रता चाहिए। लाइक करें, कमेंट करें और अपना सहयोग देते रहें। कांग्रेस कार्यालय में यह प्रेस वार्ता रखी गई थी। बगल में गहलोत साहब थे, जयराम रमेश जी थे। मुझे लगा कि और लोग होने चाहिए थे, परंतु राहुल जी ने अपने फूले हुए डोले पर काले रंग का पट्टा बांध रखा था और 2 माइकों के साथ अपने पत्रकार बंधुओं के कठिनतम प्रश्नों के उत्तर देने हेतु उपलब्ध थे। उन्होंने तो काला पट्टा ही बांधा था, उधर संसद में कांग्रेस वाले पूरा का पूरा काला कपड़ा ही पहनकर घूम रहे थे कि जो भी बात हो जाए हमें विरोध कर देना है। खड़गे साहब ने कुर्ता पाजामा और साफा तक काला सिलवा लिया और फोटो सार्वजनिक कर रहे हैं। महंगाई के विरोध में काले कपड़े खरीद कर, जीएसटी लगवा कर, पैसे खर्च करके, वो भी उस पार्टी के लिए जिसके पास चुनाव में लड़ने के लिए फंड नहीं होते, इसे शास्त्रों में ओवरकिल करना या सड़क छाप भाषा में ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये कहते हैं। खड़गे साहब को साफा बांधे पहले कभी देखा नहीं। पहले तो मुझे लगा कि राहुल गांधी विवाह करने वाले हैं और इन्हें बारात में नहीं बुलाया गया, इसी कारण उनके विरोध का ऐसा तरीका है। एकदम नाराज फूफा वाले वाइब्स दे रहे थे। चालाक चिदम्बरम को देखिए कि उसने बस काले रंग की शर्ट सिलवाई, और खड़गे जी को जो बिना कपड़ों के भी, क्षमा करें, बिना काले कपड़ों के भी किसी बात पर क्षुब्ध ही दिखते हैं, उनका इतना खर्चा करवा दिया गया। आइए प्रेस वार्ता की बातें करते हैं। पहले यह क्लिप सुनिए। ऑपोजिशन इफेक्टिवली, अग्रेसिवली खड़ी हो रही है, बट इंपैक्ट जो होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि विपक्ष खड़ा तो हो रहा है पर उसका प्रभाव नहीं दिख रहा है। अपोजिशन खड़ा हो रहा है, बस उसका इंपैक्ट नहीं दिख रहा है। राहुल बाबा, संभव है कि आपके विपक्ष को खड़ा करने की युक्ति ही त्रुटिपूर्ण हो। जो विपक्ष जनगण मन और वंदे मातरम पर खड़ा नहीं होता, वो आपके नेतृत्व में सुझाए विषयों पर कैसे खड़ा दिखेगा। इसी समस्या को अगर गणितीय दृष्टि से देखें तो सपाट धरती पर खड़े होने पर तो आप दृष्टिगोचर हो सकते हैं, परंतु जब विपक्ष कांग्रेस जैसे गड्ढे में खड़ा हो रहा हो तब तो आपको ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, यही सुनाई देगा, वो भी इको में। यही कारण है कि पूरे प्रेस वार्ता में आपको हम डरते नहीं, हम पर आक्रमण होते रहेंगे, हम महंगाई बेरोजगारी पर बोलते रहेंगे, ऐसे बातों की ही प्रतिध्वनियां सुनाई देती रहे। गड्ढे में क्या होता है, इको बहुत ज्यादा होता है। जितना मैं सच्चाई बोलूंगा उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं डरता नहीं हूं, तो मैं अपना काम करूंगा, लोकतंत्र के लिए खड़े होने का काम करूंगा, महंगाई का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, और मेरे ऊपर और आक्रमण होंगे। और जो धमकाता है वो डरता है। ये बात आप समझ लीजिए, जो डरता है वो धमकाता है। डर है ही नहीं, मुकाबला करने की क्या जरूरत है ही नहीं डर। किस चीज से डरना, डर नहीं। तो राहुल गांधी को डर नहीं है। पहले तो इन पत्रकारों को अवार्ड मिलना चाहिए कि राष्ट्र के विपक्ष के नेता से आप ऐसे गंभीर प्रश्न पूछ कैसे लेते हैं। पत्रकार को क्या आशा थी कि राहुल जी कहेंगे मैं तो डर गई। राहुल गांधी ने इस वार्ता में डर का प्रयोग इतनी बार किया है कि अगर हकले की फिल्म का सीक्वल बने तो डर द्वितीय में चिर युवा डिंपलधारी राहुल गांधी जी को मुख्य पात्र की भूमिका मिल सकती है। इसी प्रश्न के उत्तर में उन्होंने एक यह सिद्धांत भी प्रतिपादित किया कि जो डरते हैं वही धमकाते हैं।
जिस मोदी ने पिछले 8 सालों में राहुल गांधी का नाम तक कहीं नहीं लिया, वो इनसे डरते हैं। 40-50 सीटों वाली पार्टी से 300 सीटों वाली पार्टी जो है डरती है। यदि ऐसा है तो प्रतीत होता है कि भाजपा वालों की कोई सीडी राहुल गांधी के पास है, क्योंकि और भाजपा का कांग्रेस के विदूषकों से डरने का और क्या कारण हो सकता है, कोई औचित्य नहीं लगता। ये बात और है कि कांग्रेस वाले ईडी की पूछताछ का सामना इतने साहस से करते हैं कि उन्हें अपने कार्यकर्ताओं द्वारा सड़कों पर दंगे करवाने पड़ते हैं, ताकि इससे यह साबित हो सके कि कांग्रेस वालों को डराया जा रहा है। इस तरह आग लगाकर पीड़ित होने का नाटक एक ही और कौम करती है, और आपको पता ही है कि वो कौन है। मैं इस बात को समझता हूं कि जितना भी मैं जनता की इश्यूज को उठाऊंगा, जितनी भी महंगाई की बात करूंगा, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूंगा, कम्युनल हार्मनी की बात करूंगा, उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। राहुल गांधी का जीवन जनता को इतना समर्पित है कि वो जहां मुद्दे उठाने होते हैं वहां नहीं उठाते। संसद में इनकी पार्टी प्रश्न पूछकर भाग जाती है। भाई मेरे, आक्रमण करते हैं भाजपा वाले, परंतु यह तो बताओ कि आक्रमण करने के लिए या जनता के प्रश्नों को उठाने के लिए भारत में होना तो आवश्यक है ना। आप तो ट्विटर हैंडल किसी ट्रोल को थमाकर निकल जाते हो, हर महीने में 5 बार विदेश यात्राएं करते हो। महीने में तो इतने सप्ताह नहीं होते जितने विदेश यात्राएं आपकी होती है। ऐसे में तो आप जनता के मुद्दे कब उठाते हो भाई? जिस हिसाब से आपके बांह की मांसपेशियां फूल रही हैं, लगता है कि डंबल पर एक तरफ जनता के मुद्दे और दूसरी तरफ कठिन प्रश्न लिखकर आप जो है उठाते होगे और उसका वीडियो मोदी जी को भेज देते होगे, फिर वो आक्रमण करते होंगे। कहाँ आक्रमण हो रहा है भाई? तुम्हें तो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व वैसे ही इग्नोर करता है जैसे बॉयफ्रेंड मिलने के बाद फ्रेंड जोन हुए लौंडों को फोन करके सिलेंडर मंगवाती रहने वाली कन्याएं। भाई साहब, उड़ता तीर लेने को आक्रमण नहीं कहते, उसे सेल्फ गोल कहा जाता है। जब हिंदुस्तान को बांटा जाता है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाता है, हमें दर्द होता है। हिंदू मुसलमान में बांटने से अगर आपको या आपकी विचारधारा को दर्द होता तो सर्वप्रथम नेहरू जी से स्वयं को और पार्टी को अलग कर लीजिए, क्योंकि अपने प्रधानमंत्री बनने की लालसा में उस व्यक्ति ने हिंदू मुसलमानों में वैचारिक बंटवारा नहीं किया, बल्कि देश को ही बांट दिया। आपको दर्द होता तो भारत के हर बड़े दंगे के समय केंद्र या उसकी राज्य में आपकी पार्टी की सरकार क्यों होती थी? गोधरा में 59 कार सेवकों को जीवित जलाने वालों के समर्थन में आपकी पार्टी आज भी मुखर रहती है। क्या कारण है? इसका तो सीधा तात्पर्य यह है कि आपको इस दर्द से अत्यधिक प्रेम है और आप बार बार देश के हर हिस्से में हिंदू मुसलमान की खाई से उतरने वाले दर्द को हवा देते रहते हैं। कन्हैयालाल की हत्या कहाँ हुई? उमेश कोल्हे की हत्या के समय आपकी ही गठबंधन सरकार थी। अजमेर रेप कांड में किस पार्टी के लोग सम्मिलित थे? यह दर्द आपको इतना प्रिय है मानो आप इसका अत्यधिक सेवन करके दर्द का हद से गुजरना है, दवा हो जाना, इसकी नीति पर चल रहे हैं। तो जितना भी है मेरे ऊपर आक्रमण करेंगे, मुझे फायदा होता है। अंदर से मुझे बहुत खुशी होती है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने जो आइडियाज हैं, अपनी जो सोच है, अपनी जो विचारधारा है, वो और समझ आती है। आप एक काम कीजिए, अगर आपको मौका मिले, जो ईडी ऑफिसर्स ने मुझे इंटेरोगेट किया उनसे आप जाके बात कीजिए, वो आपको बता देंगे क्या हुआ उस कमरे में। दर्द के बाद ईडी के कमरे में मजे की बातें कर रहे हैं राहुल भाई। भाई उस कमरे में क्या हुआ हम भी जानते हैं। सूत्र बताते हैं कि आपसे अ से लेकर ज्ञ तक लिखने को कहा गया था और ककहरा सुनाने कहा गया। आप नहीं सुना पाए। आपने हर प्रश्न का उत्तर बस यही दिया कि आप मोदी से नहीं डरते। आप कह रहे हैं कि आपको मजा आता है इसमें। ये मजा आपको क्यों आता है महोदय? क्या डंडे का प्रयोग वर्जित तरीके से होने के कारण आपको आनंद मिलता है? अगर ऐसा है तो ईडी वालों से मेरा निवेदन है कि पूछताछ के समय आसपास डंडा न रखा करें। इससे संस्था की छवि जो है वो धूमिल होती है और पार्टी जो है वो मजे लेने लगती है। वैसे भी मोदी जी ने इतनी बार ईडी के माध्यम से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बुलवाया है कि सिसिफस या प्रोमेथियस की भांति पत्थर लुढ़काकर ऊपर ले जाने या चीलों से अपने लीवर को कुतरवाने में ही उन्हें आनंद मिलने लगा हो, क्योंकि यही एक समय होता है जब कांग्रेस के तंत्र की व्यापकता को हम सड़कों पर टायर जलाने और जेल भरो आंदोलन करते हुए देखते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि देश में विपक्ष है, भले ही वह माता पुत्र के चरण चुंबन में लोटा हुआ है। यह कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है। मैंने जो यहां शुरुआत की, और देश को शायद यह समझ नहीं आ रही है और आएगी बात,
लोकतंत्र आज हिंदुस्तान में नहीं है, खत्म हो गया है। डेमोक्रेसी इज नाउ ए मेमोरी इन इंडिया, इट इज नथिंग मोर। हिंदुस्तान का तो पता नहीं राहुल भाई, पर कांग्रेस में तो लोकतंत्र नेहरू जी के ही समय से पुत्र या पुत्री तंत्र का पर्याय बनकर रह गया। आपकी माताजी भी लोकतंत्र की हत्या पर कई बार प्रकाश डाल चुकी हैं। पार्टी को हिंदुस्तान मत कहिए सरकार, भले ही आपको ऐसा लगता हो, पर 2 दशकों से कांग्रेस के अध्यक्ष पद को देखकर लगता है कि लोकतंत्र कहाँ है और कहाँ नहीं है हमें पता है। आपने कहा कि लोकतंत्र एक स्मृति बन गई है, उचित बात कही आपने। जॉन्डिस में सब कुछ पीला दिखता है श्रीमान। जब व्यक्ति के पैदा होते ही ये बड़ा होकर प्रधानमंत्री बनेगा इसकी घोषणा हो जाए, परंतु पुत्र वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो, जहां भी कैंपेन करता हो पार्टी की हार सुनिश्चित कर देता हो, उसे तो यह सदैव ही उचित लगेगा कि लोकतंत्र की हत्या हो गई। सर, आप संसद की नीली पुस्तिका को पढ़िए कि लोकतंत्र क्या है। कांग्रेस की हरी पुस्तिका फेंकिए जिसमें लोकतंत्र का अर्थ नेहरू परिवार के गांधीकरण से उपजी संततियों के स्वतः प्रधानमंत्री हो जाने को लोकतंत्र कहा गया। वैसे जिस कन्विक्शन से राहुल बाबा लोकतंत्र की हत्या की बात कहते हैं, संभव है उस हरी पुस्तिका में यह लिखा हो कि चुनाव भले कोई भी पार्टी जीते, प्रधानमंत्री कांग्रेस से ही उसी परिवार का पुत्र ही बनेगा। हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। उसके पास एसए थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके पास पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। बताइए, गहलोत साहब बगल में बैठे हुए हैं, चुनकर आए हैं और ये कह रहे हैं कि सारी संस्थाएं मुट्ठी में करने से चुनाव जीता जा सकता है। जो आपकी मुट्ठी में है सर, वो संस्थाएं नहीं है, वो कुछ और है, उसको कुछ और कहते हैं। मेरा तात्पर्य है कि आपकी मुट्ठी में आपकी पार्टी है। इस कथन से एक दूसरी भी बात सामने आ गई कि 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की जीत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सुपर पीएम सोनिया गांधी ने सुनिश्चित करवाई। बताइए, सारी संस्थाओं की चाबी मोदी को दे दी, जबकि सत्ता में ये लोग स्वयं थे। कह रहे हैं कि हिटलर भी चुनाव जीतता था, मतलब जो भी चुनाव जीत रहा है और वह पार्टी अगर कांग्रेस नहीं है तो चुनाव फर्जी है। किसी को ऐसे भीख मांगते नहीं देखा, अरे बड़ा कार से चल रहा है, एक बार अपने कार की चाबी और बैंक के पासवर्ड बता दे, मैं भी तुझे अमीर होकर दिखा देता हूँ। विचित्र बात यह भी है कि ईवीएम की बात नहीं कही राहुल गांधी ने। राहुल गांधी के अनुसार न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका से लेकर आम जनता तक मोदी के प्रभाव में। कुछ दिन में राहुल गांधी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर यह कह सकते हैं कि मोदी ने जियो वाले अंबानी के साथ मिलकर जियो सिम में एक चिप लगा दी है, जो इलॉन मस्क के न्यूरालिंक से भी उत्कृष्ट तकनीक से संचालित है, जिसमें अंबानी ने सबके दिमाग पर नियंत्रण पा लिया है। राहुल गांधी जी, यह तकनीक तो वाकई में मोदी के पास है, पर वो जियो के कारण नहीं है, वो है 70 साल के बाद गांव में जाती सड़कों, विद्यालय के बन रहे भवनों, द्रुत गति से बनते एक्सप्रेसवेज, 4G, 5G और हर हाथ में इंटरनेट सस्ते दरों में पहुंचाने, परोक्ष करों के जीएसटी से सामान्यीकरण, देश की खड़ी अर्थव्यवस्था, स्वदेशी वैक्सीन से लेकर अन्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता, निर्धनों के कल्याण के लिए अनगिनत योजनाओं के धरातलीकरण के कारण वहां तक पैसे पहुंच रहे हैं। आपके पिताजी की तरह नहीं कि 100 पैसा चलता है 15 पैसा पहुंचता है। गिनने लगूंगा तो थक जाओगे और नस में दोबारा से सुई लेनी पड़ जाएगी हाइड्रेशन के लिए। सारे के सारे हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस आज आरएसएस, बीजेपी के कंट्रोल में है। सारे के सारे, एक नहीं बचा है, सारे के सारे। तो जो ऑपोजिशन का आइडिया है, ऑपोजिशन के ऑर्गेनाइजेशंस नहीं, ऑपोजिशन के का जो आइडिया है उस पर आक्रमण हो रहा है। एक बात समझिए, ये गांधी परिवार पे अटैक क्यों करते हैं? ये गांधी परिवार पे इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि हम एक विचारधारा के लिए लड़ते हैं और हमारे जैसे देश में करोड़ों लोग हैं। राहुल गांधी जी ने संघ पर आक्रमण करते हुए कहा कि उनका विरोध उनकी विचारधारा से है और ऐसे लोग करोड़ों की संख्या में। कई बार क्या होता है कि गणित में मंद बुद्धि होने के कारण लोग मिलियन बिलियन को कम आंकते हैं। उन्हें लगता है कि सैकड़ों को भी करोड़ों बोल दो तो वो चल सकता है।
सर मैं अगर समानांतर ब्रह्मांड के किसी और पृथ्वी पर होता तो यह मान लेता कि आपके विचारों के करोड़ों समर्थकों को मोदी अमित शाह वाले कंप्यूटर पर बैठ के हैक कर लेता है। परंतु सत्य यह है महोदय कि हम लोग जिस ब्रह्मांड में हैं वहाँ आपको अपने गढ़ अमेठी से भागना पड़ जाता है। और हाँ, आंख बंद करके जो आपको करोड़ों लोग दिखते हैं ना, वो सर मेटावर्स है। वो आंख पे डब्बा लगाइएगा ना, उसमें आप अमेरिका के भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं। आपकी श्रद्धा पे है सब कुछ सर। We have been asking for a discussion on price rise. No discussion was allowed. Practically no discussion is allowed in parliament. The Chinese troops came into India, they occupy India, no discussion is allowed. Unemployment we want to raise, no discussion is allowed. Price rise, no discussion. Agnipath, no discussion. No discussion is allowed. And this is not only a Congress issue. They cannot face a discussion with any opposition party. राहुल गांधी और संसद का वही संबंध है जो प्रेम में धोखा खाए आशिक की होती है। जा मेरी पार्टी सत्ता में ने, मैं नहीं आ रहा तेरे दरवाजे पर। राहुल गांधी देश के सबसे कम दिन संसद जाने वाले सांसदों में से एक हैं। प्रायः संसद सत्र के समय ये विदेश यात्रा पर रहते हैं। इन्होंने सबसे कम प्रश्न पूछे एक सांसद के रूप में। यह इसलिए है क्योंकि इस परिवार का व्यक्ति संसद में बैठता भले ही है, पर वो समझता स्वयं को संसद से ऊपर है। जब मां सुपर पीएम रह चुकी हो तो पुत्र एक सांसद मात्र बनकर कैसे रह जाएगा? अगर ऐसा ना होता तो अपने ही प्रधानमंत्री के कानून का ड्राफ्ट वो वहीं पे नहीं फाड़ता। पहले राहुल गांधी के मन में जो भी होता था फाड़ देते थे। अब वो स्थिति विपरीत हो चुकी है तो दर्द तो होगा ही। संसद में चर्चा का मतलब राहुल गांधी के लिए यह है कि वो प्रश्न पूछा और वहां से पैदल चले जाएं, कॉलर लहराते हुए कि सरकार को हमने प्रश्न पूछा और सरकार घबराकर भाग गई। भाई सरकार वहीं है, चर्चा भी चल रही है, पर आपको संसद में नींद आती है, आंख मारना होता है, तो आप कैसे रुकोगे वहां पे? I think the macroeconomic fundamentals that she's talking about is something else. I don't think the finance minister has any understanding of what is going on in the economy of India. Zero understanding, right? She is there as a mouthpiece. She has absolutely no understanding. We have a GST which is a disaster. Please go and ask any state and they will tell you this GST is a disaster. जीएसटी आजकल विपक्ष के लिए ऐसा विषय बन गया है कि भारत की जनता को ये लोग यह समझाना चाह रहे हैं कि पहले किसी वस्तु पर कोई टैक्स नहीं था। ये लोग आजकल रोने लगते हैं, बताओ आटे पर टैक्स हो गया यार, चिप्स पर टैक्स हो गया, दही पर टैक्स है, पनीर पर टैक्स हो गया, फटे हुए दूध पर सरकार टैक्स ले लेगी, गरबा पे टैक्स है। कल को ये लोग गरीबों के नाम पर यह भी कहने लगेंगे कि सिनेमा टिकट पर टैक्स लगाकर सरकार नहीं चाहती कि गरीब जो है सिनेमा देखे। और मोदी सरकार का जो कृषि कानूनों को वापस लेने का या सीए को अनंत काल तक डिले करने का अभी तक का इतिहास रहा है, तो उसका हिसाब ऐसा ही है कि उसके दबाव में ये लोग प्रधानमंत्री गरीब सिनेमा योजना लेकर आ जाएंगे। खैर, पहले भी ऐसी हर वस्तु टैक्स के दायरे में थी। लगभग 37 तरह के टैक्स हुआ करते थे। अब केवल एक टैक्स है जिसमें 4 लेयर। पहले भी आटे पर टैक्स था, साबुन पर टैक्स था, गरबा पर टैक्स था, दही और पनीर पर टैक्स था। वस्तुतः कई वस्तुओं पर टैक्स अधिक ही था आज से। भाजपा सरकार ने उसे सीधा और स्पष्ट किया है। कांग्रेस शासित राज्यों के वित्त मंत्री भी जीएसटी काउंसिल में हैं। वो क्यों सहमति दे देते हैं इन बातों पर? कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष का रवैया, चाहे जीएसटी हो या पेट्रोल के दाम, यही रहा है कि अपने राज्यों में अधिकाधिक टैक्स रखो और केंद्र को गरियाते रहो। पेट्रोल भी याद कीजिए, जब 100 छू रहा था तब सबसे अधिक दाम कांग्रेस या विपक्ष शासित राज्यों में ही उसका था। भाजपा शासित राज्य ही वहां भी कर घटा रहे थे। अगर कांग्रेस को सामान्य जनता की कठिनाइयों की अत्यधिक चिंता है तो वो जीएसटी का आधा हिस्सा, जो सेंट्रल जीएसटी होता है, स्टेट जीएसटी होता है, वो हटा दे और तब बात करें। वो ऐसा नहीं करेंगे। क्या वजह आपको लगती है कि सरकार प्रेशराइज नहीं हो, सरकार के ऊपर दबाव नहीं बन रहा है? क्या इसलिए कि वो चुनाव जीत जाते हैं? क्या इसलिए कि जनमत उनके साथ है? क्यों प्रेशर नहीं पड़ रहा है? करेक्टिव मेजर्स क्यों नहीं ले रही गवर्नमेंट? सर, आपने हल्ला बोला है महंगाई पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे। आप कह रहे हैं कि कम्युनल हार्मनी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनका हमला आप पर बोल दिया है। हाउ डू यू सी द वे दैट बैरिकेडिंग हैपनिंग एंड यू आर रेजिंग द इश्यूज ऑफ द पीपल? राजनीतिक दल को डराने की कोशिश सरकार के द्वारा होती है। वो डराने की कोशिश तो आपको, सोनिया जी को, कांग्रेस पार्टी को भी हो रही है। उस डर को किस तरीके से मुकाबला करेंगे? सोनिया गांधी के साथ स्मृति ईरानी जिस तरह से पेश आई, उसको लेके आपने शिकायत की, तो उस
पर आपकी क्या टिप्पणी है? क्या सर, सोनिया गांधी ने कहा कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूँ, किसी से नहीं डरती। आपने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी से नहीं डरता। तो क्या नरेंद्र मोदी आप लोगों को डरा रहे हैं? कोई तरीका? राहुल, आपने कहा कि विपक्ष को खत्म करने की कोशिश है, आपको डराया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है। क्या इस बात का भी आपको अंदेशा है कि आपकी या सोनिया गांधी की गिरफ्तारी भी हो सकती है? राहुल जी, विपक्ष जो है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में ममता जी विपक्ष में, महाराष्ट्र में एनसीपी आपके साथ है, लेकिन इस आंदोलन में आज आपके साथ नहीं है। ये थे हमारे पत्रकार जिन्होंने संभवतः कोई होमवर्क नहीं किया था कि प्रश्न इतने सरल ना हो कि आपको डर नहीं लगता। आपको बार बार ईडी में क्यों बुलाते हैं राहुल जी? आपको संसद में चर्चा करने क्यों नहीं दिया जाता? प्रश्न यह होना चाहिए था कि जब भाजपा उत्तर देती है तो कांग्रेस पार्टी कहां चली जाती है? प्रश्न यह होना चाहिए था कि राहुल गांधी कितने घंटे संसद में बैठते हैं? प्रश्न यह होना चाहिए था कि यंग इंडिया को लेकर हर न्यायालय ने नकारात्मक ही निर्णय दिए हैं, और अगर ईडी आपको बुलाती है तो यह बदला लेना कैसे हो गया? इनसे यह पूछना चाहिए था कि चिदम्बरम जब अमित शाह को जेल में बंद करता है तो वो एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं है। मोदी को गोधरा के लिए एसआईटी बना के तीस्ता, राजदीप, बरखा, शेखर गुप्ता जैसों द्वारा माहौल बनाकर फंसाने की योजना अगर एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं थी तो आपको ईडी में बुलाना या पार्थो चटर्जी को घेरना, ये सब संस्थाओं का दुरुपयोग कैसे है? प्रश्न यह होना चाहिए था कि आप संसद में होते कब हो कि चर्चा नहीं होती। प्रश्न यह होना चाहिए था कि विपक्ष के पास महंगाई पर बोलने के लिए क्या आंकड़े हैं? इन्फ्लेशन को आप किस समय के सापेक्ष नाप रहे हैं? रुपया का अवमूल्यन यूपीए के 10 सालों में और एनडीए के 8 सालों में कितने प्रतिशत का रहा? आपका प्रश्न यह होना चाहिए था कि अगर वित्त मंत्री का इकोनॉमी का एब्सोल्युटली नो नॉलेज है तो भारत में मंदी क्यों नहीं है? भारत में बिजली की खपत, आईआईपी का डेटा, जीडीपी वृद्धि दर, फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन आदि की दर वैश्विक परिदृश्य में इतनी बेहतर क्यों है? परंतु ऐसे प्रश्न पूछने के लिए आपको सर की हड्डियों के भीतर पड़े मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को कष्ट देना पड़ता है, जिससे ऑक्सीजन की खपत बढ़ती है। संभवतः ऐसे पत्रकार पर्यावरण को लेकर अति सजग हैं। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दें और शेयर करते रहें। जुड़ने के लिए आभार। नमस्कार।